हेलो कोडर्स, वेलकम टू वेब डेव दोस्त। तो आज है हमारा डे 21 ऑफ क्रिएटिंग 30 वेबसाइट्स इन 30 डेज। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं कैलकुलेटर ऐप। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग का 30 डे 30 वेबसाइट चैलेंज चल रहा है, उसी का ये सीरीज़ का पार्ट है। और आज हम लोग फाइनली कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। हमने भी अपनी लाइफ में कभी भी कैलकुलेटर नहीं बनाया, मतलब ये इस टाइप का बटन्स वाला कैलकुलेटर पहली बार बनाया। तो देखो यार, कैसा हम लोग इस कैलकुलेटर को बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग को नई सीखने को मिलती हैं, सब कुछ इस वीडियो में होने वाला है। और ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, रॉ कोडिंग वीडियो है। जैसा हम बनाते हैं वैसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और बीच बीच में जो भी हम बनाते हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन भी करते रहते हैं। और कैसे आप चैट जीपीटी का अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, कि किसी एरर में फंस जाते हो तो उसे कैसे डिबग करते हैं, मतलब कोडिंग एक्सपीरियंस फुल मिलने वाला है। तो ऐसे और भी वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगे। सीरीज़ को फॉलो करो, सीरीज़ पड़ी हुई है। बाकी बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने वी एस कोड के ऊपर। इसे जूम इन कर लेते हैं थोड़ा। अरे ज़्यादा जूम इन हो गया। तो आज हम लोग का डे 21। तो डे 21 का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। डे डे 21। और आज हम लोग बनाएंगे कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर स्पेलिंग सही है। इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं और एज ऑलवेज फाइल क्रिएट करते हैं index.html। यहाँ से ऐसा करके ये आ गया और यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलेटर। अरे कैलकुलेटर और जावास्क्रिप्ट और CSS को लिंक कर लेते हैं। लिंक CSS और स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं। इसका नाम रखते हैं app.js। कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे इसके ऊपर, ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से CSS फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। और अपना इंस्टाग्राम फॉलो कर लो यार। इंस्टाग्राम पे हम लोग रील्स डाल रहे हैं 30 डे 30 वेबसाइट्स, और कुछ बीच बीच में अलग अलग रील्स भी डाल देते हैं, तो जाके फॉलो कर लो। और इसका सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं। कैलकुलेटर का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। कैलकुलेटर एक्सकेली ड्रॉ पे चलते हैं। ये कल वाला प्रोजेक्ट था, आज वाला कैलकुलेटर कुछ ऐसा होता है। एक बार ये देख लेते हैं, मेरा फ़ोन में दिख रहा है कैलकुलेटर। ये देखो, इसमें एक सी वाली बटन होती है जो पूरा इरेज कर देती है। एक बैक स्पेस होता है जो हल्का सा इरेज करता है। ये सारी बटन्स हम लोग को ऐड करनी होंगी। एक ये सी वाली बटन होती है। एक ही बटन बना लेते हैं और उसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इसके अंदर टेक्स्ट भी रख देते हैं। इसके अंदर रखो सी मतलब क्लियर। ओके, वेरी नाइस। ये पूरा कॉपी हो जा, कॉपी पेस्ट। एक ये बटन हुआ क्लियर होता है, एक बैक स्पेस होता है, और एक परसेंटेज वाला बटन होता है, और एक होता है डिवाइड वाला। ठीक है, इतना बन गया। 4 बन गया, चारों को कॉपी कर लो। कॉपी हो जा सेम सेम, कॉपी पेस्ट। फिर यहाँ पे नीचे नंबर वगैरह दिए होते हैं, अभी सब लिख लेंगे। कुछ इस टाइप से हमें दिख रहा है, कुछ इस टाइप से है। ये सी वाला बटन होता है, ये बैक स्पेस होता है। बैक स्पेस बी लिख दो, बाकी आइकन चाहिए होगा हम लोग को। यहाँ पे परसेंटेज कितने परसेंट है, और यहाँ पे डिवाइड वाला ये रहा डिवाइड। और यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 0। 0 वैसे बीच में होता है, यहाँ पे 0। और यहाँ पे फुल मतलब डेसिमल में अगर देना है तो डेसिमल यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू। बाकी ये वाला एक्स्ट्रा बटन है, इसे हम लोग हटा देते हैं। 0 को यहाँ लिख देते हैं, इसे यहाँ कर देते हैं। इक्वल्स टू वाले बटन का साइज़ बड़ा कर देते हैं। हाँ, अब सही है। और क्या, मल्टीप्लाई माइनस, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस हो गया।
कुछ ऐसे ही कैलकुलेटर में हमें दिख रहा है, तो वही हमने, बाकी एक यहाँ पे दिखेगा आपको जहाँ पे सारा आउटपुट दिखने वाला है। ठीक है, कुछ इस टाइप से दिखेगा, कुछ इस टाइप से ही इसमें दिख रहा है, तो वही हमने बना दिया। ठीक है, सही दिख रहा है। तो कुछ ऐसा अपना लेआउट है, अब इसे हम लोग को बनाना होगा। इसे हम लोग को बनाना होगा यार, कैसे बनेगा ये CSS में। सबसे पहले एक सेक्शन बनाएंगे, मेन सेक्शन, उसे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह कर लेंगे जिससे कि कैलकुलेटर हम लोग का बीच में आ जाए। तो सबसे पहले एक सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन, इसे क्लास दे देते हैं मेन, और इसके अंदर डॉट कैलकुलेटर। ठीक है, ये वाला कैलकुलेटर का कार्ड होगा, इसे कुछ मैक्स विड्थ देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले, इसे रख देते हैं, आईडी दे देते हैं डिस्प्ले की। ये डिव होने वाला है क्या? हाँ, डिव मान लेते हैं, और इसके अंदर एक H1 रख देंगे। इसके अंदर इनपुट रख देते हैं हम लोग, या ये डिस्प्ले जो है हम लोग इनपुट फील्ड बनाते हैं, उसे आईडी दे देते हैं डिस्प्ले। ठीक है, आईडी डिस्प्ले, और इसके नीचे हम लोग को दिख रहा है ये पूरा सारे बटन्स वाला। हाँ, तो इसे हम लोग एक कैलकुलेटर बटन्स। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग को दिख रहा है कितनी बटन्स हैं, 4 4 करके हैं, और सबका साइज़ वगैरह बराबर होने वाला है। तो अभी क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें बटन्स रैप तो होने वाले नहीं ना, रैप नहीं होंगी। एक चीज़ कर सकते हैं, इन सारी बटन्स को एक एक ऐसे करके, अरे ये कौन सा सेलेक्ट हो रहा है, इन सबको एक एक डिव में हम लोग रैप कर देंगे ऐसा करके, और इन्हें फ्लेक्स कर देंगे तो ये साइड बाय साइड आ जाएंगे, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अगर सारी बटन हम लोग इकट्ठा लिखेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। ये इकट्ठा लिख के देख लेते हैं, बार बनाते हैं। बटन बी और बटन का मल्टीप्लाई कर दो, कितनी बटन्स थी हम लोग की, 9 10 11 12 13 14 15 होनी चाहिए थी, लेकिन एक पहले बन चुकी है, तो 14 बटन बना दो। कुछ इस टाइप से बटन बन गई। यस, हम लोग को खुद से सही करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट वाली बटन्स में इक्वल्स टू है तो इक्वल्स टू लिख दो। अरे यार, इक्वल्स टू हो जाए, इक्वल्स टू। ये वाली क्लियर थी और ये वाली क्या थी, इसमें अभी बी लिख देते हैं, परसेंटेज, फिर डिवाइड, फिर 7 8 9 7 8 9 7 8 9, फिर मल्टीप्लाई, एक्स लिख देते हैं, मल्टीप्लाई, फिर 4 5 6, फिर क्या दिख रहा है, माइनस माइनस, फिर 0। हाँ ठीक है, हो गया। एक बार इसे रन करते हैं, अभी तो बिल्कुल बेकार सा आएगा, देखना।
ये देखो सब एक ही लाइन में आ गए। अब थोड़ा इसे जूम इन कर लेते हैं 100%। और क्या करना है, अभी से थोड़ी स्टाइलिंग देते हैं। चलते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग स्टाइलिंग देंगे पूरे सबके ऊपर। यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, इसमें हम लोग लिखेंगे कि मार्जिन ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा, हम लोग ऐप डॉट जी एस में सी एस एस लिख रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। सी एस एस फाइल में सी एस एस लिखेंगे। मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो, बॉक्स साइजिंग, ऑर्डर बॉक्स, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली, अच्छा ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर लेंगे। गूगल फ़ॉन्ट्स, ये रहे गूगल फ़ॉन्ट्स। अभी जो हम लोग के बैग में फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं उसे डिलीट कर देते हैं। अरे डाउनलोड कर लिया हमने, डिलीट करने थे। ये रहा, फ़ॉन्ट्स पे आ जाते हैं। बाकी यहाँ से हम लोग को आइकन भी मिल सकते हैं। अरे कॉल आ रही है, एक कॉल आ रही है, तो कॉल एंड हो गई। तो यहाँ से हम लोग को आइकन्स में मिल जाते हैं। आइकन हम लोग को चाहिए तो कैलकुलेटर वाला देखते हैं। कैलकुलेटर, हाँ कैलकुलेटर का आइकन मिल गया। बैक, बैक स्पेस, बैक। यार वो कैलकुलेटर में एक आइकन बन के आता, वो नहीं मिल रहा है मैं। चलो अभी हम लोग फ़ॉन्ट देख रहे थे, फ़ॉन्ट देख लेते हैं। फ़ॉन्ट चाहिए हम लोग को ज़बरदस्त वाला, थोड़ा नहीं कॉमिक बुक टाइप का। जैसा इसमें एक्सकेली ड्रॉ में दिख रहा है। इसका सोर्स कोड देख सकते हैं क्या हम लोग? फ़ॉन्ट स्टाइल पता नहीं कौन सा है, हम लोग ने पुराने प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया था। टेक्नोलॉजी, हम लोग को चाहिए हैंड राइटिंग वाले फ़ॉन्ट्स। ये देखो आ गए हैंड राइटिंग वाले फ़ॉन्ट्स। इसमें से कोई सा पिक कर लेंगे, ये वाला पिक कर लेंगे। इसमें कुछ लिख के देखते हैं। 5 + 5 + 6 + 7, 75, डिवाइड, मल्टीप्लाई। सही तो आ रहे हैं, ये ले लेते हैं, बढ़िया लग रहा है। गेट फॉन्ट, और वापस से कॉल आ रही है। तो ये फ़ॉन्ट हम लोग यहाँ से गेट एम्बेडेड पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट वाले पे आएंगे। ये स्टाइल्स में हम लोग को पेस्ट कर देना है। नीचे भी ये फ़ॉन्ट फैमिली हम लोग को ऐड कर देना है। और वेट हम लोग दे सकते हैं अपने हिसाब से, 400 वेट चाहिए, 400 से 700 तक कोई भी फ़ॉन्ट वेट हम लोग दे सकते हैं। तो ये हम लोग ने पेस्ट कर दिया। फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेट हम लोग कर लेते हैं 400। और जो ऊपर हम लोग को लिखना था इंपोर्ट स्टेटमेंट, वो लिख देते हैं। तो एक बार अब देखते हैं। अब ये देखो अलग टाइप से आ रहे हैं, ठीक है। बटन्स हम लोग के दिखने लगे। अब हम लोग क्या कर रहे थे, इसको हम लोग को पहले बीच में लाना है। बीच में कैसे लाना है, मेन सेक्शन को हम लोग कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से कुछ नहीं होगा। अभी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। ये देखो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आया। और वर्टिकली सेंटर नहीं होगा जब तक इसे हम लोग पूरी हाइट नहीं देते। तो यहाँ से हाइट हम लोग दे देते हैं 100 VH, तो 100 VH हाइट हो जाएगी। अब हम लोग करें अलाइन आइटम सेंटर, तो अब ये सेंटर में हो जाएगा। ये देखो अब सेंटर में हो गया, ठीक है। अभी ये कैलकुलेटर को विड्थ देते हैं। कैलकुलेटर क्या बनाया था हम लोग ने, कैलकुलेटर, हाँ कैलकुलेटर बनाया। इसे अभी क्लोज़ कर दो, बार बार ये ओपन हो जाती है। डॉट कैलकुलेटर, इसे हम लोग देते हैं क्या देते हैं, विड्थ। विड्थ देते हैं 450 पिक्सल, 450 पिक्सल। अभी के लिए बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड। अभी ये रहा। 450 पिक्सल बहुत बड़ा लग रहा है, कम कर लेते हैं इसे, 350 पिक्सल कर लेता हूँ। अभी भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, 320 पिक्सल।
ठीक है। और क्या चाहिए अब, ये बटन्स को हम लोग को सही करना पड़ेगा। जो कैलकुलेटर बटन्स है, कैलकुलेटर बटन डिफ के अंदर जो बटन है, इसे हम लोग विड्थ दे देते हैं। विड्थ कितना होना चाहिए? 20%, क्योंकि चार चार बटन पड़ी हुई है ना। ठीक है, 20% विड्थ देने पे ये कुछ इस टाइप से दिखने लगा। बल्कि 20 से थोड़ा बढ़ा देते हैं, 22% कर देते हैं, 23% कर देते हैं। ठीक है, और क्या चाहिए? गैप चाहिए हम लोग को। कैलकुलेटर बटन्स को डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे हम लोग। डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ से फ्लेक्स रैप भी कर देंगे, तो रैप भी हो जाएंगे। फ्लेक्स रैप रैप, तो ये नीचे पहुँच जाएंगी। ठीक है, अब इनके बीच में गैप चाहिए था, सबके बीच में गैप बराबर होना चाहिए। गैप कर देते हैं 1 REM, ज़्यादा हो जाएगा क्या? 1 REM गैप ज़्यादा है, 0.5 REM कर देते हैं, तो कुछ ऐसा दिखने लगा। बाकी गैप देने की ज़रूरत ही नहीं, हम लोग कह देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन करने से इनके बीच में स्पेस आ जाएगी। और बाकी ये जो लास्ट वाला इक्वल्स टू का बटन है, इसे हम लोग को साइज़ थोड़ा बड़ा देना होगा। ये जो इक्वल्स टू का है, इसे हम लोग क्लास दे देते हैं इक्वल BTN। बाकी क्लास नेम ऐसे करके देते हैं तो सही रहेगा, इक्वल BTN। इक्वल BTN को हम लोग विड्थ ज़्यादा दे देंगे, दुगना विड्थ दे देंगे। एक बटन का विड्थ हम लोग ने 23, तो इसका 23 का डबल हुआ 46%। 46% हो जाएगा। इक्वल BTN काम क्यों नहीं कहा है? कॉपी, अब काम करेगा क्या? ये काम क्यों नहीं किया? कलर एक बार देखते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड तो था ही पूरा, इसकी जगह कोई और सा देते हैं। टारगेट तो हो रहा है, लेकिन ये विड्थ क्यों नहीं पूरी ले रहा? विड्थ हम लोग ने बढ़ाई है ना इसकी, विड्थ पिक्सल में देते हैं 200 पिक्सल। अभी एक बार इस पे आओ। अच्छा, इसकी वजह से, क्योंकि हम लोग पहले एक क्लास दे चुके हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा। अगर इसे ऊपर रखें तो ऊपर रखने से भी कुछ नहीं हो रहा। इसे हम लोग आईडी दे देते हैं, आईडी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो ये काम कर जाएगा। इसे हम लोग बोल देते हैं आईडी। हाँ, अब देखो काम करने लगा। परसेंटेज में वापस दे देते हैं यहाँ पे। कहाँ गया? 46%। 46% की विड्थ होनी चाहिए। तो अब ये देखो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। बाकी बहुत गंदा दिख रहा है। और बटन्स में हम कह रहे थोड़ा सा मार्जिन भी होना चाहिए। मार्जिन हम लोग कह देते हैं 0.5 REM। तो ये अरे इसमें नहीं, सारे बटन्स में लगाना था हम लोग को। ये लो मार्जिन, बड़ा गंदा सा दिख रहा है। मार्जिन मार्जिन टॉप बॉटम देना है, क्योंकि लेफ़्ट राइट में तो उनके स्पेस है ही, टॉप बॉटम से हम लोग को थोड़ी स्पेस चाहिए थी, तो अब ये ऐसा दिखने लगा। बाकी बटन हम लोग को स्क्वायर शेप का करना है,
तो इसको हाइट भी हम लोग को बराबर देनी होगी। अगर हाइट अगर हम लोग ऐसे करके लिखें हाइट 23%, तो क्या ये हो जाएगा? हाइट 23% से नहीं हुआ। अरे ये चैट जीपीटी से पूछता है। हाइट और विड्थ जब बराबर रखो तो होता है। आई वॉन्ट टू ऐड CSS in order to make my button square। हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी तो हमें भी मालूम है, लेकिन हमने विड्थ तो परसेंटेज के हिसाब दिए। अरे हाँ, एक्सपेक्ट रेशियो से होता है। एक्सपेक्ट रेशियो स्क्वायर कर देंगे उसे। कहाँ लिखी एक्सपेक्ट रेशियो वाली लाइन? एक्सपेक्ट रेशियो 1:1 कर दिया। ठीक है, एक्सपेक्ट रेशियो 1/1, 1/1 करा था ना। ये देखो हो गया, स्क्वायर शेप हो गया। और ये वाली बटन का साइज़ ज़्यादा बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग को इसने इसकी विड्थ हम लोग ने ज़्यादा दी थी और हाइट भी ज़्यादा हो गई इसकी। इस बटन को हम लोग को सही करना होगा। हाइट हाइट हम लोग को इस वाली बटन पे भी डायरेक्ट वो क्लास लगी जा रही है, इस वजह से हो रहा है। 1:1 जो है उस पर भी लगी जा रही है। सारी बटन्स पे लग रही है ना, इस वजह से हो रहा है दिक्कत। लास्ट वाली बटन पे हम लोग को नहीं लगानी है, तो इसे कैसे सॉल्व करें? लास्ट वाली बटन पे नहीं चाहिए। एक चीज़ कर सकते हैं, इन सारे बटन्स को BTN क्लास दे देते हैं। क्लास BTN, ठीक है। अब ये सारी बटन्स पे नहीं लगेगा। डॉट BTN, ये क्या हुआ? ऊपर वाली बटन के अंदर क्लास नहीं लगी क्या? इसके अंदर हम लोगों ने क्लास नहीं लगाई, इस वजह से पूरा लेआउट बेकार हो गया। BTN, ठीक है। ये नीचे वाले पे भी नहीं लगी, ठीक है। अब ये हो गया सही, केवल अब इसे सही करना है। विड्थ कर दिया 46%। हाइट कर दो 80%। 80% कम है, बहुत कम है। 100%। यार ये क्या सिस्टम है? हाइट कर दो 20। यार ये CSS इसकी तो लिखी नहीं जा रही हमसे। ये लास्ट वाली बटन क्यों ऐसे दिख रही है? सारी बटन सही होगी, केवल ये लास्ट वाला बटन गड़बड़ कर रहा है। इसे हम लोग विड्थ और बढ़ा देते हैं, विड्थ कर दो 50%। ठीक है, अब ये सही दिखने लगा। केवल इसका हाइट हम लोग को सही करना है।
हाइट इसका कैसे सही करें? हाइट खुद से दे देते हैं, हाइट कर दो 50 पिक्सल। बाकी जो हम लोग ने वहाँ पे इसे जस्टिफाई कंटेंट, इसमें अलाइन आइटम सेंटर कर दें तो ये बटन भी इसे सेंटर में आ जाएगा। ये देखो सेंटर में आ गया। बाकी अब इसे हाइट 100% दे के देखते हैं। 100 अगर हाइट ना दें तो अब ये लेना चाहिए अपने हिसाब से। नहीं ले रहा है क्या? इसे अगर एक्सपेक्ट रेशियो करें, एक्सपेक्ट रेशियो 1:2 मतलब आधा, 2:1 लेना है क्या? 1:4। ये तो और ज़्यादा ले रहा है। 4:1। हाँ ये सही है, आधा लेना था तो ये अब आधा ले रहा है। ठीक है, लेकिन तब भी ये थोड़ा ज़्यादा ही ले रहा है। यार बिल्कुल बराबर वैल्यू चाहिए हम लोग को। बाकी अच्छा होता है CSS हम लोग अगर उससे लिखवा लेते हैं। अब एकदम परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, अब एकदम परफेक्ट दिख रहा है। बाकी ये जो अपना पूरा बटन्स वाला कार्ड है कैलकुलेटर, इसमें थोड़ा पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग दे दो 1 REM। ये कुछ इस टाइप से देखने लगा। ठीक है, बाकी बटन्स के अंदर का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम लोग चेक सही कर लेते हैं। यहीं से कर देते हैं सारे बटन्स का फ़ॉन्ट साइज़। नहीं, यहीं से कर देते हैं। सारे बटन्स पर हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ लगाएंगे तो यहाँ से बटन को टारगेट किया और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं 1.5 REM। सही दिखने लगा। 1.5 REM, 1.5 REM। और क्या चाहिए? सारे बटन्स का जो बॉर्डर है, बॉर्डर अपने हिसाब से लगा लेते हैं। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा दे देते हैं 0.5 REM। तो हल्का से वो घूम जाएंगे उनके एजेस। हाँ एजेस घूम गए। और हम लोग को चाहिए बॉर्डर, बॉर्डर कर दो। अगर बॉर्डर हटा दें तो कैसा दिखेगा? कुछ इस टाइप से दिखेगा। अभी के लिए बॉर्डर हटा देते हैं। बाकी पूरे कैलकुलेटर में भी बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर रेडियस कर दो 2 REM। ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। हाँ थोड़ा कम कर देते हैं, इसमें कर देते हैं 1.7 REM। बाकी इसके ऊपर बॉक्स शैडो लगाते हैं। शैडो के लिए एक वेबसाइट थी, बॉक्स शैडो टू चूज़ फ्रॉम। एक वेबसाइट है जहाँ से आप बॉक्स शैडो चूज़ कर सकते हो। ये देखो बहुत सारी अलग अलग टाइप की शैडोज़ मिल जाएंगी। इसमें से कौन सी अच्छी लग रही है? पहली वाली अच्छी लग रही, पहली वाली कॉपी कर लेते हैं। बाई स्ट्राइप, ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये वाली कॉपी कर लेते हैं और इसे लगा देते हैं। अभी देखो कैसा दिख रहा है। ये बैकग्राउंड कलर जो लगा हुआ है इसे रिमूव करो, रेड कलर का। सही दिख रहा है, अच्छा दिखने लगा। बाकी ये इनपुट फील्ड को सही कर लेते हैं। इनपुट फील्ड को कोई क्लास दी थी क्या हम लोग ने? इसे फोल्डर को क्लोज करो। इनपुट फील्ड को क्या क्लास दी थी हम लोग ने? डिस्प्ले आईडी दी थी हम लोग ने। डिस्प्ले आईडी दी थी डिस्प्ले। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं डिस्प्ले का, इसका भी हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इसका ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, 2 REM कर देते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ 2 REM कर दिया। ओके, अब विड्थ कर देते हैं फुल। विड्थ जितना तुम्हारा पेरेंट है उतने ही ले लो, विड्थ 100%। ठीक है, अब कुछ अच्छा देखने लगा। इसके भी बॉर्डर के एजेस जो हम लोग राउंडेड कर देते हैं। कैसे करा जाता था? बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 0.5 REM। और थोड़ी सी इसमें पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग 0.2 REM।
5+5+5+5+5 सही दिख रहा है क्या? बाकी बॉर्डर अपने हिसाब से दे देते हैं। बॉर्डर 0.5 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ग्रे बिल्कुल हल्का कर देते हैं। हाँ, बाकी इसमें थोड़ा मार्जिन बॉटम दे देते हैं। मार्जिन बॉटम कितना देना है? 2 REM, जिससे कि वो बटन्स थोड़ा नीचे चले जाए, ज़्यादा नीचे चले गए। 1.5 REM कर देते हैं। अब कुछ ऐसा दिख रहा है। बाकी जो हम लोग ने पैडिंग दी थी इस पूरे कार्ड के ऊपर, कहाँ गया ये रहा, कैलकुलेटर के ऊपर पैडिंग दी थी। टॉप बॉटम से पैडिंग थोड़ी बढ़ा देते हैं, 2 REM कर देते हैं, लेफ़्ट राइट से 1 REM कर देते हैं। तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ठीक ठाक ही दिख रहा है। इनके ऊपर होवर वाला वो ऐड कर देते हैं, सारे बटन्स के ऊपर जो है कर्सर पॉइंटर आना चाहिए। तो यहाँ पे कर्सर पॉइंटर, और एक चीज़ और करें, होवर करने पे इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा हो तो थोड़ा इफेक्ट हम लोग को दिखे। और ये डॉट बटन पे नहीं, सारी बटन्स पे लगाना। डॉट बटन तो वाली क्लास हो गई, बटन्स 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 यहाँ पे। और होवर करने पे बटन के ऊपर होवर करने पे होना चाहिए फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ पहले कितना था? फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग ने शायद कितना दिया है, बटन के ऊपर दिया है 1.5 REM दिया है, तो 1.7 REM कर देंगे। ये देखो थोड़ा सा जूम इन इफेक्ट आ रहा है, और 2 REM कर देते हैं सीधा, तो और अच्छा दिखेगा। बाकी इक्वल्स टू का फॉन्ट साइज़ और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इसका फॉन्ट साइज़ और बड़ा होना चाहिए। फॉन्ट साइज़ कर दो 4 REM के, बहुत बड़ा हो जाएगा। तीन REM। 4 REM कर देते हैं। तो ये इतना बड़ा आ रहा है, लेकिन ये फिर बेकार हुआ जा रहा है, क्योंकि इसमें, क्योंकि अंदर का कंटेंट को हम लोग को बीच में लाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई आइटम सेंटर करने से वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आएगा, अलाइन आइटम सेंटर करने से वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। तो ये अब बीच में आ गया, ठीक है। बाकी फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं, 4 की जगह 3.5 REM कर लेते हैं। और इसके ऊपर अब होवर लगाएंगे और थोड़ा साइज़ इसका बड़ा कर देंगे। इक्वल बटन के ऊपर जब होवर हो तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 4 REM। तो ये देखो अभी कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, बाकी इसके ऊपर ये कलर लगाया है, इसे हटाओ। अब इसके ऊपर वर्क करते हैं, इसके जावा स्क्रिप्ट के ऊपर। इसके जावा स्क्रिप्ट के ऊपर वर्क करते हैं। अब इसके जावा स्क्रिप्ट के ऊपर वर्क, जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल खोल दो। अभी हम लोग पहले समझते हैं क्या होना चाहिए। इन सारी बटन्स के ऊपर इवेंट लिसनर होना चाहिए, मतलब जब कुछ क्लिक हो रहा है तब कुछ वहाँ पे होना चाहिए। मतलब जैसे 0 क्लिक किया तो इस इनपुट के अंदर 0 वैल्यू आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। और इनपुट फील्ड को हम लोग 2+5+5 ऐसे करके भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट फील्ड ऐसे रहने दो। बाकी जब हम लोग यहाँ पे कोई नंबर सेलेक्ट करें तो वो यहाँ पे आना चाहिए। तो पहली बात हम लोग को समझ में आ रही है, हर एक बटन के ऊपर इवेंट लिसनर लगा होना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर आते हैं, तो इवेंट लिसनर लगाते हैं। एक हम लोग बनाते हैं वेरिएबल कॉन्स्ट बटन्स, और इनके अंदर सारी बटन्स आ जाएंगी। तो कैसे हम लोग सारी बटन सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और हम लोग जो है
डायरेक्ट एलिमेंट से कर लेंगे। जितने भी बटन्स हैं उन सब के ऊपर हम लोग सेलेक्ट कर लिया, और हर बटन के ऊपर लगाना है तो हम लोग यहाँ से फॉर बटन्स, यहाँ से क्वेरी सेलेक्टर ऑल करना था, तो सारी बटन सेलेक्ट हो जाएंगी, ऑल से सारी बटन सेलेक्ट हो जाएंगी। अभी ये देखो कंसोल लॉग करा के दिखा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग बटन्स। अभी देखना ये सारी बटन्स हम लोग को दिखेंगी। ये देखो सारी बटन्स आ गई, 15 की 15 बटन्स यहाँ पे आई हुई हैं। अब इन सब के ऊपर इवेंट लिस्नर लगाना है तो लूप लगा के कर सकते हो, बाकी इजी मेथड है मैप कर दो। डॉट मैप या फॉर ईच होता है, फॉर ईच एरे के लिए फॉर ईच होता है और ऑब्जेक्ट के लिए मैप होता है। फॉर ईच से अब यहाँ पे हर एक बटन मिल जाएगी। बटन के ऊपर क्या करना है, बटन के ऊपर हम लोग को लगाना है ऐड इवेंट लिसनर। और क्या लिसनर होना चाहिए, जब क्लिक हो, ठीक है, जब क्लिक हो तब क्या होना चाहिए, एक फंक्शन रन होना चाहिए। फंक्शन का नाम क्या रखें, ऐड इनपुट, ठीक है, ऐड इनपुट फंक्शन का नाम रख दिया। अब इस फंक्शन को डिक्लेयर भी कर लेते हैं, फंक्शन ऐड इनपुट, और यहाँ पे अभी के लिए कंसोल लॉग करा देते हैं। अभी जब हम किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे तो रनिंग लिख के आना चाहिए। ये देखो रनिंग लिख के आ रहा है, ये देखो नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब हर बटन पे ये काम कर रहा है। लेकिन ये कोई काम का नहीं है, हम लोग को रनिंग थोड़ी ना प्रिंट कराना, हम लोग को उस बटन के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू प्रिंट करानी है। तो वो वैल्यू कहाँ से मिलती है, यहाँ पे अगर हम इवेंट पास कर दें तो वो वैल्यू भी मिल जाएगी। एक बार देखते हैं यहाँ से इवेंट पास होगा या नहीं होगा। इवेंट वर्ड इज़ डिफ, अगर यहाँ से ई हम लोग ले लें, हम लोग केवल चेक कर रहे हैं क्या ई यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। इवेंट कहाँ से आएगा, देखते हैं। ई इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम लोग ऐसे इवेंट पास नहीं कर सकते, हम लोग को ये कॉल बैक वाला लगाना होता है एरो फंक्शन से। तो अब ये हो जाएगा, ये इक्वल्स टू लगाओ। अब इसे थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और ये अब इसके अंदर इवेंट पास हो जाएगा। इवेंट पास हो जाएगा तो ये देखो अब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखो पूरा इवेंट आ गया। इसके ऊपर क्लिक करा, देखो 8 के ऊपर क्लिक करा, ये 8 वाला आया। 8 के अंदर जो टारगेट है, टारगेट के अंदर सब चीज़ें होती हैं, करंट टारगेट, टारगेट। अभी देखो इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर HTML लिखेंगे तो उसकी वैल्यू अब प्रिंट होगी। देखो 9 0 इक्वल्स टू, अब हम लोग को समझ में आ रहा है ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं। अब क्या करें, एक हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं, बाहर एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग रखते हैं लेट। अब नाम क्या रखें, जो टेक्स्ट इनपुट में आएगा तो क्या नाम रखें, लेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है ना वो, स्ट्रिंग लेट कैलकुलेशन डेटा हम लोग मान लेते हैं। कैलकुलेशन डेटा शुरू में एम्प्टी रहेगा, और जब भी किसी भी बटन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो उसके अंदर ये ऐड होता रहेगा। जैसे अभी यहाँ पे 5 लिखा, जैसे 5 लिखा, ये प्लस किया, प्लस भी आए, प्लस भी उसमें जुड़ जाए, फिर 5 लिखा, ये सब जुड़ता रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट जो है कैलकुलेशन डेटा प्लस इक्वल्स टू हम लोग कर देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर HTML, ठीक है। अब देखना, अब देखना ये देखो, अरे हाँ इसे कंसोल लॉग भी करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग कैलकुलेशन डेटा। अभी देखना 4 आया, -5 आया, मल्टीप्लाई बाय 9 आया। बाकी मल्टीप्लाई का निशान अगर हम लोग वाला मल्टीप्लाई रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे ये ऐसे ही रहने दो, हम लोग इसे सही कर लेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, इसको जो हम लोग इनपुट फील्ड के अंदर शो कराना है। इनपुट को हम लोग ने आईडी दी थी, इसे हम लोग टारगेट कर लेते हैं। इनपुट कॉन्स्ट इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्या इसे आईडी दी थी इनपुट, एक बार वापस से चेक करते हैं। डिस्प्ले आईडी दी थी, डिस्प्ले इसमें भी लिख देता है। तो हम लोग को डिस्प्ले के अंदर ये डाटा शो करना है, तो डिस्प्ले डॉट वैल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा कैलकुलेशन डेटा। अब देखो बाकी सी वाली बटन से पूरा क्लियर होना चाहिए, बी वाली से एक एक बैक स्पेस होना चाहिए, वो सब भी अभी हम लोग करेंगे। अभी देखो, अभी देखो जैसे 5 4 मल्टीप्लाई 5 लिखा, तो ये देखो पूरा लिख के आ रहा है। अगर यहाँ पे स्मॉल एक्स लिखें तो ज़्यादा अच्छा लिखेगा क्या, एक्स की जगह स्मॉल एक्स हो जाए। अब एक बार हटो, 5 मल्टीप्लाई बाय, अब सही है, अब सही दिख रहा है। अब हम लोग को समझ में आ रहा है ये जो कुछ स्पेशल बटन्स हैं इनका हम लोग को यूज़ करना हुआ है। ये तो क्लियर करने से पूरी स्क्रीन क्लियर हो, बैक स्पेस से पूरी स्पेस हो। तो अब हम लोग को यहाँ पे कंडीशंस कुछ लगानी होंगी, यहाँ पे हम लोग को कंडीशन लगानी होगी। बाकी इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। वेरिएबल का क्या नाम रखें, यूज़र, लेट यूज़र इनपुट, मतलब यूज़र इनपुट ही तो दे रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर एचटीएमएल। तो यहाँ से यूज़र इनपुट। अब यहाँ पे हम लोग को कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है, अगर यूज़र इनपुट जो दे रहा है उसकी वैल्यू हुई, मतलब वो बटन के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई सी के बराबर हुई, तो क्या करो, ये लेटर में सी है, अगर सी के बराबर हो तो क्या करो, तो करो जो कैलकुलेटेड डेटा है उसे खाली कर दो। अब देखो खाली हो गया, हाँ ये सही हुआ। ठीक, एक ये कंडीशन हुई, एक ये कंडीशन है, इफ़ यूज़र इनपुट की वैल्यू है बी के बराबर बैक स्पेस, तब क्या करो, कैलकुलेटेड डाटा में से हम लोग को केवल लास्ट वाला वो निकालना है, रिमूव करना है। तो एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग का, जैसे अभी मान लो हम लोग एक स्ट्रिंग बनाते हैं, लेट str स्ट्रिंग इक्वल्स टू मेरा नाम नूर, ठीक है। अभी हम लोग को इसमें से लास्ट वाला आर निकालना है, तो इसका एक मेथड होता है सब स्ट्रिंग लिख दो या सब str लिख दो, उससे भी हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है, तो ज़ीरो से हम लोग को शुरू करना है, हम लोग को लास्ट वाला निकालना है। तो लास्ट वाला अभी हम लोग का कौन सा लेटर है, थर्ड इंडेक्स पे है ना, ये देखो थर्ड इंडेक्स पे हम लोग ने करा, तो ये देखो ये गायब हो गया। लेकिन हम लोग को पता कैसे चलेगा लास्ट वाला थर्ड इंडेक्स पे, फिफ्थ इंडेक्स पे, वहाँ पे तो कितने भी नंबर आ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कर सकते हैं, एक बार ये str के अंदर पूरा नाम वापस से डाल देते हैं। अब हम लोग को करना होगा str डॉट सब स्ट्रिंग करना है, और कहाँ से, ज़ीरो से करना है, और लास्ट वाले से एक पहले तक जाना है, मतलब लास्ट वाला हम लोग को नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ ले लेंगे, स्ट्रिंग डॉट लेंथ से पूरा आ जाएगा, और उसमें से एक घटा देंगे, तो लास्ट वाला ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो यही हम लोग को करना है। इसमें लिख देंगे सब स्ट्रिंग, कौन सा चाहिए, ज़ीरो से लेके कैलकुलेटेड डेटा की लेंथ में से जो आखिरी वाला है, लेंथ तो पूरी होगी 20 की हुई, तो 20 में से एक घटा दो, 19 तक चाहिए। अब देखो जैसे ये इतना लिखा, इससे जो है काम क्यों नहीं गया ये, हमें लगता है इसे स्टोर कराना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं। अबे ये काम क्यों नहीं कर रहा, हटो पूरा डो 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 डो, इफ़ यूज़र इनपुट इक्वल्स टू,
और ये वाली कंडीशन नहीं चलनी चाहिए, ये वाली कंडीशन एल्स में चलनी चाहिए, ये वाली कंडीशन एल्स में चलनी चाहिए। ये पूरे ही रिमूव करे दे रहा। हाँ, अब एक एक रिमूव कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा। देखो 78, ये देखो अब सही काम कर रहा है। सी से पूरा क्लियर हो जाएगा। सी से पूरा क्लियर हो रहा है, लेकिन सी क्यों लिख के आ रहा है? नई नई चीज़ें हो रही। पाँच, सी क्यों आ रहा है? ये तुमने एल्स में डाल दिया ना। ये अगर हो, सी अगर हो तो ये कर दो। एक बार यहाँ पे console डॉट लॉग आई एम इन एल्स भी पता चलेगा। ये देखो एल्स कंडीशन यहाँ पे क्यों लग रही है, बल्कि एल्स में तो जाना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे भी कंसोल लॉग करा देते हैं। कंसोल डॉट लॉग आई एम इन इफ कंडीशन, कंडीशन लिख दिया। इफ में भी है, एल्स में भी है, क्या हो रहा है? एल्स इफ लगाना था हम लोग को, क्योंकि वो जो है, जो एल्स वाली कंडीशन लग रही थी वो इसको मान रहा था। एल्स इफ कर दिया तो अब सही है। अब केवल जो है इसके ऊपर एक बारी और ये और चेक करना, जब इक्वल्स टू आए तब क्या करना चाहिए। जब इक्वल्स टू आए तो वो भी हम लोग को चेक करना है। तो इसके अंदर एक और एल्स इफ कंडीशन लगाते हैं। एल्स इफ अगर यूज़र इनपुट की वैल्यू बराबर है इसके, तब क्या हो? तब होना चाहिए पूरा कैलकुलेशन। इनपुट के अंदर जो भी पड़ा हुआ है उसे कैलकुलेट कर दो, तो यहाँ से हम लोग को पूरा मिल जाएगा कैलकुलेशन डेटा। एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट के अंदर कैलकुलेशन डेटा डाल देंगे और इस पूरे को स्टोर करा देंगे कैलकुलेशन डेटा में। देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 8, ये इस वजह से हो रहा है, ये x वहाँ पे जा रहा है, लेकिन वो x नहीं होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट के अंदर इसे मल्टीप्लाई नहीं मानते, मल्टीप्लाई इसे मानते हैं, तो यहाँ पे ये दिक्कत है। इसमें जो है हम लोग क्या बोलेंगे, ये पहले इवैल्यूएट वाले फंक्शन को समझ लेते हैं। इवैल्यूएट वाला क्या होता है, जैसे इवैल्यूएट लिखा, इवैल्यूएट के अंदर स्ट्रिंग में जैसे सारी चीज़ें हैं, 5 + 5 लिखो तो ये कैलकुलेट कर देगा। डिवाइड बाय 5 कर दो, जितना भी लंबा लिखते चले जाओ वो हो जाएगा। परसेंटेज कर दो यहाँ पे, ये देखो सब पूरा होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह x लिख के आ रहा है, तो ये यहाँ पे एरर शो कर देगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये जो हम लोग का यहाँ पे डेटा मिल रहा है, ये वाला, इसके अंदर जितना भी इसके अंदर हम लोग रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस ऑल करके कुछ होता है क्या? रिप्लेस ऑल, क्या रिप्लेस करना है? x को रिप्लेस कर दो किससे? इससे। अब एक बार ये रन करके देखते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 8, हाँ अब सही है, अब एकदम सही काम कर रहा है। देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू, बाकी इसमें और भी सिस्टम होता है। 8 का मल्टीप्लाई बार बार करो, ये क्या हुआ,
अनएक्सपेक्टेड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 8 ये कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग प्रिंट भी करा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग कैलकुलेटेड डेटा। आठ मल्टीप्लाई 8 512 परसेंटेज निकालते हैं। जैसे अबे 1 कहाँ है इसमें? मतलब उन्हें कम बटन लेंगे क्या? चार कुछ बटन्स यहाँ पे कम लग रही हैं, कहाँ चली गई? बटन हम लोग ने बनाई नहीं, और बटन बनानी है। एक बार ही कैलकुलेटर ओपन करके देखें कैसा होता है। प्लस वाली बटन है क्या? प्लस वाली बटन नहीं है और वाली बटन्स गायब है। यहाँ पे हम लोग को बनाना था। इसे पूरा कॉपी कर लो, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। कहाँ पे पेस्ट हुआ? ये पूरा कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। प्लस 1 + 1 = 2 1 + 1 + 1 = 3 3 + 1 4 4 4। और हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। 55 + 5 = बाकी हम लोग को = पे क्लिक भी ना करना पड़े, एंटर करने पे हो जाए, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। एंटर करने पे होना चाहिए। एक होता है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जो जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसी बटन पे क्लिक हुआ है। चैट जीपीटी से पूछते हैं हाउ टू फाइंड if enter key is pressed in JS। अच्छा, की अप की डाउन मतलब जब की प्रेस हो रही है, की अप प्रेस होके उठ रही है बटन, ये होता है। की डाउन इवेंट पे हम लोग को चेक करना है और इवेंट डॉट की से पता चल जाएगा। ये वाला फंक्शन हम लोग को लगा देना है। पूरी डॉक्यूमेंट के ऊपर लगता है, इसको लगा देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। कौन सा इवेंट? की प्रेस नया है क्या? ये की प्रेस की, जब कोई भी की प्रेस हो तब होना चाहिए। यहाँ से इवेंट पास हो जाएगा, यहाँ से कंसोल डॉट लॉग, और अभी इवेंट डॉट की हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। देखना जो सी भी बटन प्रिंट होगी, मतलब क्लिक होगी, तो यहाँ पे देखो दिखने लगेगा। देखो 4 5 क्लिक किया। अभी यहाँ पे हम n क्लिक करें तो ये होगा। अभी एंटर क्लिक करें तो एंटर लिख के आ रहा है। तो हम लोग को चाहिए, इसको जो हम लोग नीचे करके लिख देते हैं, इफ़ इवेंट डॉट की इक्वल्स टू हो गई ENTER, तब क्या हो? तब ये होना चाहिए जो इसे थोड़ा हम लोग को नीचे लिखना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटेड डेटा, या तो कैलकुलेटेड डेटा को हम लोग ऊपर डिक्लेयर करें। तो ये होना चाहिए
ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले की वैल्यू कर दो डिस्प्ले डॉट वैल्यू कर दो, क्या कर दो, कैलकुलेटेड डेटा। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़े ना होना चाहिए, हम लोग को इवेल्यूट कराना है। डिस्प्ले डॉट डेटा को हम लोग को इवेल्यूट कराना है, तो इवेल्यूट कर दो डिस्प्ले डॉट वैल्यू को। और एक चीज़ हम लोग को और चेक करनी है, अगर इसके अंदर एक्स है तो उससे फाइन रिप्लेस ऑल कर देना, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ने एक्स लिया तो वो भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा। रिप्लेस ऑल, जहाँ जहाँ पे भी एक्स हो उसे जो है मल्टीप्लाई से एक्स को रिमूव चेंज कर दो इससे। अब एक बार ही देख लेते हैं, 4 प्लस नहीं मतलब इसी में करके देख लेते हैं, 5 + 5 + 5 और एंटर दबाओ तो काम करना चाहिए। ये देखो हुआ, 5 + 2 7। ठीक है। ठीक है। इसका भी आंसर आ रहा है, G + F, G इज़ नॉट डिफाइंड। बाकी हम लोग चाहें तो इसे डिसेबल ही रखें, क्योंकि इसके अंदर और भी चीज़ें आ सकती है ना, या यहाँ पे एक कंडीशन लगा दें कि इसके अंदर केवल वही चीज़ें इनपुट कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट वगैरह हम लोग इनपुट नहीं कर सकते। या अभी के लिए ऐसे ऐसे छोड़ दो, हम लोग की कैलकुलेटर ऐप तैयार हो चुकी है। बाकी जो बैक स्पेस वाला था वो आइकन लगा लेते हैं, गूगल सर्च करते हैं कैलकुलेटर बटन आइकन्स। कौन से बटन है ये जो इसमें दिख रही है बैक स्पेस करके, वो वाली बटन चाहिए। अरे दिख तो रही नहीं है, कैलकुलेटर प्रोजेक्ट बहुत से लोगों ने बनाए हुए होंगे, देखते हैं। बूम बड़ा बम बूम। वे कोड दिखाओ, सोर्स कोड, कोड पेन वाला दिखाओ, कोड पेन के ऊपर पढ़ाओ। ये देखो लोगों ने बनाए हुए हैं, इन लोगों ने क्या बटन लगाया है क्या, वाला बटन ही नहीं लगाया, इसने लगाया है क्या, डेल, इसने डेल लिख दिया वहाँ पे, हम लोग भी डेल लिख दें क्या, डिलीट। कौन सा था ये, अभी देखें कैसा दिख रहा है, मज़ा नहीं आ रहा यार। इसने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, किसी ने आइकन लगाया ही नहीं, किसी ने आइकन नहीं लगाया, छोड़ो फिर ऐसे ही रहने दो, क्योंकि वो चेंज करेंगे तो बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, फिर वहाँ पे भी कंडीशन हम लोग को चेक करनी पड़ेगी। अभी के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है, कैलकुलेटर कहाँ चला गया, ये रहा, कुछ ऐसा दिख रहा है। अच्छा, जब ये खाली पड़ा हुआ है तब ये इक्वल्स टू कर रहा है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड लिख के आ रहा है, खाली पड़ा हुआ है तो यहाँ पे कुछ ना हो। ये वाले कंसोल लॉग हटा देते हैं, और अगर वो इनपुट फील्ड खाली हो तब क्या होना चाहिए, ये जब इक्वल्स टू वाली बटन क्लिक हो रही है, कहाँ पे है, ये रहा, बस यहाँ पे कंडीशन लगा देनी है, कौन क्या, कैलकुलेटेड डेटा
नॉट इक्वल्स टू हो एम्प्टी स्ट्रिंग एंड अब इसे जो है तब होना चाहिए। ये देखो अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये वाला अभी भी काम कर रहा है, तो ये सेम कंडीशन एंटर की के साथ में भी लगानी है यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्टली यहीं पे लगा देते हैं। और क्या नहीं होना चाहिए साथ में, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ है तो इसे रन मत करो। अब देखो सही है। अगर इनपुट को नंबर टाइप कर दें तो क्या सही रहेगा, देखते हैं। इनपुट है अपना टेक्स्ट, इसे यहाँ पे कर दें। नंबर होता है क्या, क्या क्या होता है, बटन, इमेज, डेट, नंबर होता है। हाँ नंबर कर दिया। अब देखें 5 + 5, हाँ लेकिन 5 नहीं होगा क्या, हो तो अभी भी रहा है। 5 - 5, 7 माइनस, इनपुट नंबर करने से तो हो ही नहीं रहा, ऐसे रहने दो। 5 - 5 = 0। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 100 में प्लस करो 10%, तो 110 ही होना चाहिए। ये क्या हुआ, 100 में प्लस करो 5। अभी ये काम क्यों नहीं कर रहा, कुछ भी हो रहा है। 12 + 2 तो 14 हुआ, ठीक। 100 + 10 = 110 हुआ। और ये एरर क्या दिखा रहा था, 15 + 5 20। अभी ये बीच में क्या एरर दिखाने लगा, 78/2 39 +5। एंटर की काम नहीं कर रही है। यहाँ पे जो कंडीशन हम लोगों ने लगाई वो कुछ कैलकुलेटेड डेटा हम लोग को चेक करना था क्या, कैलकुलेटेड डेटा यहाँ पे नहीं चेक करना था हम लोग को। कैलकुलेटेड डेटा ही देखना था। नहीं, हाँ कैलकुलेटेड डेटा ही देखना था। अरे यार डिस्प्ले का हम लोग को देखना था, डिस्प्ले डॉट वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से डिस्प्ले डॉट वैल्यू अगर खाली पड़ी हुई है, मतलब ये अगर खाली पड़ा हुआ है तो इक्वल्स एंटर काम नहीं करेगा, बाकी तो काम करेगा। 5 + 5 10। हाँ सही है, अब काम करने लगा। देखते हैं, ये वाली कंडीशन भी गलत लगाई है, कहाँ पे था, इफ़ कंडीशन कहाँ लगाई थी, ये। नहीं ये सही है अपनी, चाहे कैलकुलेटेड डेटा यहाँ पे लिखो चाहे दूसरा लिखो। तो कैलकुलेटर हम लोग का तैयार हो चुका है, कुछ ऐसा दिख रहा है। बाकी इसकी CSS और अच्छी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। सही दिख रहा है। बटन्स का कलर चेंज करके देंगे क्या, ये वाली कुछ बटन्स का कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं, या रहने दो, ऐसे ही रहने दो। बटन्स का अगर हम लोग कलर चेंज करें, बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लैक। हाँ ब्लैक तो बहुत बेकार लग रहा है।
छोड़ो, जैसा था वैसे ही रहने दो। कुछ इस टाइप से। ये और हल्का दे दें, बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक है। बॉक्स शैडो, वही वाली बॉक्स शैडो दे देते हैं इसमें। ये वाली बॉक्स शैडो दे दें तो कुछ इस टाइप से दिख रही हैं। और थोड़ा अगर बॉर्डर भी दे दें तो और अच्छा लगने लगेगा। बॉर्डर दे देते हैं 0.5 पिक्सल सॉलिड ग्रे, और वही ग्रे का कलर कम कर देते हैं तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। और कम कर दो। अब सही दिख रहा है, अब बढ़िया दिख रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या? यहाँ से अगर पैडिंग हम लोग ने दी है, पैडिंग थोड़ी बढ़ा दें। हाँ, अब और अच्छा दिखने लगा। बाकी देख लेते हैं रिस्पॉन्सिव है क्या। मोबाइल स्क्रीन, बाकी और रिस्पॉन्सिव करने के लिए मेन में थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं हम लोग। पैडिंग टॉप बॉटम 0, लेफ़्ट राइट कर देते हैं 1 REM। तो मोबाइल स्क्रीन पे होगा तो ये यहाँ से पैडिंग लग जाएगी, तो इस टाइप से दिखेगा। सही है, अच्छा दिख रहा है। तो हम लोग का कैलकुलेटर ऐप फाइनली बन चुका है। तो आई होप आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। जावास्क्रिप्ट पार्ट से कैसे आप बटन्स को टारगेट कर सकते हो, और कैसे आप इसका CSS लिख सकते हो, जो थोड़ा हम लोग को टफ़ लगा था। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? आई होप आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इवेंट लिसनर्स के बारे में और डिटेल्स में सीखा होगा, कैसे आप बटन्स को भी टारगेट कर सकते हो, और बटन्स के साथ भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हो। अपने लॉजिक लगा के आप अपना कुछ बना सकते हो, जैसे कि स्नेक गेम बना सकते हो बटन्स का यूज़ करके। बहुत कुछ कर सकते हो। आप लोग कमेंट करके बताओ, अगर आपको स्नेक गेम्स का भी एक लाइव कोडिंग वीडियो चाहिए तो वो भी हम बना देंगे। और आप लोग कमेंट करा करो, जो भी पार्ट आपको बढ़िया लगता है, जहाँ पे आपको लगता है नहीं यहाँ पे बेटर हो सकता था, वो भी कमेंट कर दिया करो, तो हम उस चीज़ को अपने दिमाग में सेव कर लेंगे। बाकी इसकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। और भी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। पूरा 30 वेबसाइट्स की अब केवल 9 दिन बाकी हैं। 9 दिन के बाद में ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो आप बताओगे उसकी वीडियोस हम अपलोड करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट कर देना, बाकी और भी ऐसे वीडियोस के लिए। So please subscribe, whatever.